फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया। तो आंसर होगा इसका तो आर्टिकल 94C। तो अभी 10 फरवरी 2026 को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस ये लोकसभा महासचिव जो कौन है, उत्पल कुमार है, उनको सौंप दिया है। और लगभग 118-120 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये नोटिस निष्पक्षता न बरतने और विपक्ष को बोलने का मौका न देने के आरोपों के कारण दिया गया। और ये आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी लोकसभा में एक बुक का एक खास हिस्सा पढ़ना चाह रहे थे। वो पहले तो बुक याद रखना, बहुत न्यूज में है वो बुक, आपके एग्जाम में डेफिनेटली वो बुक पूछी जाएगी। उस बुक का नाम तो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उसको लिखा है हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, लेकिन वहां पे उस बुक को उनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो उसी के बाद ये सब मामला हुआ। विपक्षी दलों का कहना है कि हमें तो अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देते, बीजेपी को बोलने का हक देते हैं, हम जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, तो ओम बिरला साहब को हटाया जाए। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, जो भी इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी ओम बिरला जी की तो हम क्या बात करें, इनको तो वो लोग जानते हैं जो राजनीति में है, या खास तौर पे वो जरूर जानते होंगे जो इनके क्षेत्र से हैं, यानी कि कोटा से बिलोंग करते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। जब ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने थे तो ये वोट मांगने के लिए जाते थे गली गली में, तब एक बार मैं भी इनसे मिला था, माला पहनाई थी इनको, और लगभग कोटावासी तो इनको जानते ही हैं। तो ये कैसे इंसान है अभी उस पर हम बात नहीं करते। हाँ, किस्मत के धनी जरूर बोलते हैं इनको। अगर कोई राजस्थान से निवासी है और मुख्य रूप से कोटा के आसपास का है तो वो समझ जाएगा कि मैं किस्मत का धनी इनको क्यों बोल रहा हूँ। खैर चलो, अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करते हैं। कभी कभी इमोशन में बह जाता है इंसान। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न बन जाएगा कि ये किस सदन में लाया जाता है। तो संसद के निचले सदन में इसको लाया जाता है, यानी कि लोकसभा में। कौन लाता है? विपक्षी दल लेकर के आता है, और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है, तभी इसे स्वीकार किया जाता है इस प्रस्ताव को। और ये आर्टिकल जरूर पूछ लिया जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संबंधित है। तो आर्टिकल 94C। अच्छा, इसमें कितने दिन पहले नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले। और जिस दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो स्पीकर होते हैं वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अभी वर्तमान सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो लोकसभा सदन में टोटल सीटें हैं 543, जिसमें से 13 खाली है। और कहते हैं कि स्पीकर को हटाने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो टोटल वोट चाहिए इनको 266। और ऐसा पहली बार नहीं है जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए इस तरह से प्रस्ताव लाया जा रहा हो। इससे पहले भी 3 बार लोकसभा अध्यक्षों को हटाने का प्रस्ताव लाया जा चुका है, पर एक बार भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो कौन कौन थे वो व्यक्ति? सबसे पहले वाले का नाम याद रखना, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, 1954 में लाया गया था। दूसरे थे सरदार हुकुम सिंह, उनके खिलाफ 1966 में लाया गया था। तीसरे थे बलराम जाखड़, 1987 में लाया गया था। और अब चौथे व्यक्ति बन गए ये ओम बिरला। ठीक है, तो न्यूज क्या थी वो मैंने आपको ऊपर बता दी। नीचे और क्या क्या अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है इनके खिलाफ, उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, वो मैंने आपको करवा दिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक ई माटी कथा कहे और बुक सी जगबंधु, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो विश्वभूषण हरिचंद्रन वे आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और अभी इन्होंने 2 बुक लिखी है। एक है ई माटी कथा का है, ये उड़िया भाषा में लिखी गई है, और दूसरी जो बुक है वो है बुक सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा है। और इन दोनों बुकों को अभी भुवनेश्वर में लॉन्च किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने। ठीक है, तो बुकों के नाम ध्यान रखना, किसने लॉन्च किया, किसने लिखा, कहाँ पर लॉन्च किया, सब बातें मैंने आपको बता दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक बार ये ऑप्शन में आप नाम देखोगे ना, ये सब किसी न किसी राज्य में वर्तमान में अभी गवर्नर है। जैसे कि हरिबाबू कंबमपति उड़ीसा के ही गवर्नर है, हरिबाबू बागड़े राजस्थान के गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर है। एक बुक हमने पढ़ी थी द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, को लिखा टी शिवानंद ने। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स को अनिल चौहान ने लिखा, जो कि हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। महात्मा गांधी और पर्यावरण को TN खोशू ने। विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे ने। डिफरेंट बट नो लेस को अनुपम खेर ने। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमित त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर, इस बुक को लिखा था लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। द राइज ऑफ द हिटमैन को R कौशिक ने।
MS स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया को प्रेमबदा जयकुमार ने, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन SN अहमद, टू द 7 जनरेशन को डॉक्टर VI मथन, सौमित्र चटर्जी एंड इज वर्ल्ड को संगमित्र चक्रवर्ती ने, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को पंकज मिश्रा ने, माई बिलव्ड लाइफ को अमिताभ कुमार ने, स्पीकिंग विद नेचर को रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, तो ये बुक्स सब हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लिया हमने। ध्यान रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से हर साल मनाया जा रहा है। मनाने का उद्देश्य स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण एवं समान पहुंच तथा भागीदारी को बढ़ावा देना। स्टेम क्षेत्र मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? तो सैनराइजिंग AI, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, ये इसकी थीम है। तो और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। बस सिंपल सा यही आता है कि कब मनाया जाता है, लेकिन आजकल एग्जाम में थीम्स भी पूछ रहे हैं, तो थीम्स भी ध्यान रखना। इसी तरह से 11 फरवरी को एक और दिवस होता है, विश्व यूनानी दिवस। याद रखना, विश्व यूनानी दिवस किनकी जयंती को मनाते हैं? हकीम अजमल खान, प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और समाज सुधारक थे। पहली बार इस दिन को 2017 में मनाया था। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में जो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, वहां पर मनाया गया था पहली बार। इसकी भी थीम है यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य, इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। और एक और होता है 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे, तस्करी विरोधी दिवस। ठीक है, ये भी 11 फरवरी, मतलब 11 फरवरी को 3 दिवस हो गए आपके। अच्छा, तस्करी विरोधी दिवस से एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ये आपको होमवर्क में बताना है, ये आपका होमवर्क प्रश्न हो जाएगा। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये कब मनाया जाता है? जो 11 फरवरी को मना रहे हैं वो तो तस्करी विरोधी दिवस है। बाकी जो मैंने आपसे पूछा है वो मानव तस्करी के खिलाफ एक विश्व दिवस होता है, वो बताना है आपको कब मनाते हैं। बाकी एक और डे हमारा छूट रहा है, सेफर इंटरनेट डे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ये एक्चुअली में फरवरी के दूसरे मनाया जाता है। तो 2026 में हम इसको 10 फरवरी को मना रहे हैं, ये आप और नोट करेंगे। और ये वाला प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ये तो प्रश्न आपका एग्जाम में आ ही चुका है, तो उस पर तो आपको ज्यादा ध्यान देना है। और इसकी थीम क्या है? स्मार्ट टेक सेफ चॉइस। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। सही उत्तर होगा सुधाकर दलेला। आप सभी को पता है कि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है, तो मतलब ब्रिक्स की जो भी बैठक है वो सभी भारत में होगी। तो उसी में सबसे पहले अभी ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक हुई है नई दिल्ली में। और याद रखना, इसमें भारत के शेरपा किसे बनाया गया है? सुधाकर दलेला को बनाया गया है, जो कि विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव व वरिष्ठ राजनयिक है। आप सिंपल सा बोल दो इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी है। सुधाकर दलेला नाम याद रख लेना भाई, एग्जाम में आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एग्जाम में आएगा? आपको याद होगा 2023 में जब भारत ने G20 को होस्ट किया था, उस समय G20 में भारत के जो शेरपा बने थे, याद है आपको कौन बने थे? चलो आप बताना कौन बने थे, और मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखो ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था कि G20 में भारत के शेरपा कौन बने थे, देख सकते हो आप। तो इसका उत्तर भी बताओ कौन बने थे। और उसी बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, अब ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है 2026 में, और इसमें जो भारत के शेरपा बने हैं वो नाम भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो सुधाकर दलेला नाम याद रखना है आपको। और शेरपा मतलब क्या होता है? शेरपा मतलब आप यूं समझो कि ये जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उसके विशेष दूत या निजी प्रतिनिधि होते हैं। इनका काम होता है शिखर सम्मेलनों की तैयारी करना, मतलब पूरे शिखर सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे सम्मेलन की जानकारी इनके पास होती है। जब मेन राष्ट्र अध्यक्ष अगर नहीं जा पाता तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का काम भी करते हैं। बाकी ब्रिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बार भारत होस्ट कर रहा है तो एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि संस्करण पूछ सकते हैं, कौन सा संस्करण है जो भारत होस्ट कर रहा है अभी? 18वां संस्करण है। अच्छा, थीम क्या रहेगी? थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 3 बार हम 2012 में, 2016 में और 2021 में इसको होस्ट कर चुके हैं। आपको याद है लास्ट टाइम 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था किसने? ब्राजील ने। देखो, पहली बार जो ब्रिक बना था ना वो 2001 में बना था 4 देशों से मिलकर के, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है, तो ये हो जाता है ब्रिक्स। इसकी जो पहली समिट है वो 2009 में हुई थी यकिंतबर्ग रशिया में, और इसकी 16वीं बैठक 2024 में रशिया में हुई। फिर 17वीं बैठक 2025 में ब्राजील में हुई, और अब 18वीं बैठक 2026 में भारत होस्ट कर रहा है।
इसमें 2024 में 5 नए मेंबर शामिल हुए थे। यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और एक सऊदी अरब भी था, और एक वैसे तो अर्जेंटीना भी था। शामिल तो 6 हुए थे, लेकिन अर्जेंटीना ने शुरू में मना कर दिया था, सऊदी अरब ने बाद में मना कर दिया था। तो 4 ही देश फाइनली इसमें शामिल होते हैं। और अभी 2025 में एक और नया देश इसमें शामिल हुआ, इंडोनेशिया इसका 10वां मेंबर बना। उसके अलावा ये नाम भी ध्यान रखना, हरवंश चावला का ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन एंड भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया भर में विभिन्न देशों के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का स्तर कितना है, मतलब कहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है, उसी हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। भारत की रैंक की बात करें सबसे पहले, भारत को 91 रैंक पे रखा गया है टोटल 182 देशों में से। भारत का स्कोर कितना है? 39 है। और जब भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आते हैं, आपको याद होगा, मैं आपको एक लिस्ट रिवाइज कराता हूँ, उसमें सबसे ऊपर हमने हमेशा पढ़ा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की। मैं आपको बढ़ाता हूँ, तो पिछली बार यानी कि 2024 वाला जो रैंकिंग था उसमें भारत की रैंक थी 96, और अभी ये अपडेट हुआ 2025 वाला आया, इसमें भारत की रैंक है 91। तो हम देखने को मिल रहा है कि भारत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 91 रैंक भी अच्छी नहीं है, अभी भी हम बुरी कंडीशन में हैं। लेकिन एग्जाम के हिसाब से तो ये रैंक आपको ध्यान रखनी है, स्कोर ध्यान रखना। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में बात करें, यानी कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर डेनमार्क है, सबसे कम भ्रष्टाचार है यहाँ पे। कितना स्कोर है? 89 है, आउट ऑफ 100 है स्कोर, है ना। मतलब जितना कम स्कोर होता जाएगा वहां पे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता जाएगा। तो ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का सबसे ज्यादा स्कोर है, और स्कोर में 89 है। ये 89 से ऊपर स्कोर किसी का नहीं है, इसलिए टॉप पे रखा डेनमार्क को। फिर उसके बाद फिनलैंड आता है, फिर सिंगापुर आता है। सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे आखिरी नंबर पर है 2 देश, सोमालिया और साउथ सुडान। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पे, इनका स्कोर है 9, दोनों का स्कोर 9-9 है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है, लास्ट पे कौन है, किसका क्या स्कोर है, मैंने आपको बता दिया। एक और मैं आपको देश बता दूं, जर्मनी का ध्यान रख लो, क्योंकि पूरे यूरोप में केवल जर्मनी है जिसके स्कोर में सुधार हुआ है। रैंकिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पूछा जा सकता है यूरोप का एकमात्र ऐसा देश जिसके स्कोर में सुधार हुआ, वो कौन सा है? जर्मनी है। वैसे अमेरिका की जो रैंकिंग है 29 है, चाइना की 76 है। ठीक है, ये सब आप नॉलेज के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको भारत की रैंक याद रखनी है, टॉप पर कौन है ये याद रखना है, कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब एक बार फिर से चलो, मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये मैंने अपडेट कर दिया है यहाँ पे, तो 2025 वाला आ गया। रैंक भारत की 91 है, टॉप पर डेनमार्क है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक भारत है 130 पे, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर है, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 23 पे है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, फिर डेनमार्क चौथे स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री है जो शिवराज सिंह चौहान, अभी इन्होंने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहां पर लॉन्च किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा क्षेत्र में जो खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र है, तो वहां से हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी दालों पर निर्भरता खत्म कर 2030-31 तक देश को दालों का निर्यातक बनाना, एक्सपोर्टर कंट्री बनाना, और किसानों की इनकम बढ़ाना, और बीज से बाजार तक सहायता प्रदान करना। मतलब जो अभी हम दालों को इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि 2030-31 तक हम इंपोर्ट नहीं, हम एक्सपोर्ट कर सकें दालों को, हम निर्यात कर सकें उनका। ये इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, तो कहाँ से इसको लॉन्च किया, शुरू किया? हमारे जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, याद रखना, मध्य प्रदेश के
सीहोर जिले के अमलाहा से। आपको याद होगा मध्य प्रदेश ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया था। अच्छा, दालों से 2-3 पॉइंट याद रखना। एक तो अभी एक विश्व दलहन दिवस हमने मनाया था, वर्ल्ड पल्सेस डे, 10 फरवरी को। और किस वर्ष को दलहन का वर्ष घोषित किया गया था? 2016 को। अच्छा, दालें जो होती है, दालें पल्सेस, वो आपको बताए किसका मुख्य सोर्स होती है? याद रखना, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है दालें। और प्रोटीन आपको पता है किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। अच्छा, प्रश्न ऐसे आता है एग्जाम में कि कौन सा अमीनो एसिड दालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लाइसिन, क्योंकि ये लाइसिन हमारा शरीर नहीं बना सकता, तो इसे आहार से ही हमें लेना होता है। वैसे दालों में मुख्य रूप से 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। एक तो है ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखना यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, राजकीय पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महशीर। उसके अलावा कुछ और प्रश्न हम देख लें मध्य प्रदेश से। तो एशिया की सबसे उम्र दराज हथिनी थी वत्सला, जिसका मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। उसकी आयु 100 वर्ष से ज्यादा थी। भारत का पहला हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज ये मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? जबलपुर में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में बीईएमएल रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी थी और उसको नाम दिया था ब्रह्मा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला संस्करण हुआ था श्रीनगर के डल झील में, और उसका मैस्कोट था हिमालयन किंगफिशर, और उसमें टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर ये बना था इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 इसमें टॉप पर रहा इंदौर, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में बात कर रहे हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नवे संस्करण में सुपर स्वच्छ लीग, इसमें टॉप पर इंदौर ही रहा था। और भारत की पहली चीता सफारी ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया, और इसकी लंबाई है 11.96 किलोमीटर। हमने देखा था सड़क पे चौकोर चौकोर लाल लाल रंग के बनाए गए थे बॉक्सेस, ये उसी की बात हो रही है। उसके अलावा याद रखना, पीपीपी मॉडल पर आधारित ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना था। तो ये सब बातें ध्यान रखना मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखोगे तो आपके लिए 2-3 मैंने होमवर्क प्रश्न रख दिए। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, दालों से संबंधित कुछ पॉइंट्स, तो ये वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अब इनके उत्तर आप लगाओ। मतलब मैं तो आपको उत्तर बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर भी आपका टेस्ट ले लेता हूँ उसके माध्यम से, ताकि इससे ये पता लगेगा कि कितना सिंसियरली आप क्लास को सुन रहे हो। तो अगर सिंसियरिटी के साथ और रेगुलरिटी के साथ आप डेली क्लास को अटेंड करोगे तो धीरे धीरे आपके करंट अफेयर्स तो मजबूत हो रही है, साथ में स्टैटिक प्रश्न, और खासतौर पे वो जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, वो सभी स्टैटिक प्रश्न आपके, और वो एग्जाम में प्रश्न पहले पूछे भी जा चुके हैं, वो सब आपके धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। आपका स्टैटिक पोर्शन भी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। बस 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से क्लास को सुनना है और रेगुलर रहना है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो बायोफेक 2026 ये क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी जैविक यानी कि ऑर्गेनिक प्रदर्शनी है, जिसका उद्देश्य है ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देना। अभी इसका आयोजन 10 से लेकर 13 फरवरी तक हुआ। कहां पर? जर्मनी के नूर्नबर्ग में। और यहीं पर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो ये वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनिक खेती में भारत की प्रमुखता को दिखाता है, और ये प्रश्न भी इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर भारत की ओर से एपिडा ने भारत का सबसे बड़ा जैविक एक्सपो प्रदर्शन किया, जहां पर हमने हमारे बहुत सारे जीआई टैग्ड वाले जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई। अच्छा, एपिडा मैंने अभी आपको बोला, एपिडा क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना होती है 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और चेयरमैन है अभिषेक देव। तो क्या काम होता है? भारत में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका काम होता है। और याद रखना, अभी इसने बिहार में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया था, बिहार में का पटना में। तो यहाँ पर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, भारत और किन किन कारण से न्यूज में था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, भारत अभी हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। और भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान
एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया था। इसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना भारत। भारत 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और अध्यक्ष बने थे वी श्रीनिवास। और भारत को 3 सालों के लिए 2026, 27 और 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जैसे आप बोलते हो, इकोसॉक, इसके सदस्य चुना गया था। भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भी बना। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर होगा फिर से भारत। भारत को नारकोटिक कंट्रोल आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया था और इस तरह से भारत ने पहली बार नारकोटिक ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता की। भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष भी चुना गया था और इस संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। तो इन सब कारण से आप देख सकते हो भारत न्यूज में था। ठीक है, देखना, ध्यान रखना। मतलब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने सत्या पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसका तो सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। देखो, सत्या पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल। अभी STQC के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसके बारे में ध्यान रखो। इसका फुल फॉर्म तो ये हो गया। इसको लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव। काम क्या है? STQC लैब के संचालन को आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाना। अब बात STQC पे आ जाती है। आप पूछोगे भैया ये STQC क्या है? ये STQC तो इसका भी फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही एक संस्था है जिसका काम होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी प्रोडक्ट्स हो गए, जो सॉफ्टवेयर हो गए, जो वेबसाइटें हो गई, उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी की जांच करना और उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट देना, ये इसका मुख्य काम है। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो पहले यहाँ पर चेकिंग के लिए जाते हैं। फिर वो चेक करते हैं कि यह हमारे लिए सुरक्षित या भरोसेमंद है या नहीं है, और अगर वो सही होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि हाँ ये पब्लिक के लिए सही है। इसकी भी स्थापना मैं आपको बता दूं कि STQC की स्थापना 1980 में होती है। तो अब ये सत्या पोर्टल क्या आ गया? ये सत्या पोर्टल करेगा क्या? तो एक्चुअली में ये जो पहले जो भी काम हो रहे थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करना, उनको सर्टिफिकेट देना, तो ये सब काम अलग अलग स्थानों पे हो रहे थे। पर ये जो सत्या पोर्टल है ये सभी सर्विसेज को, जैसे कि टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन देना, क्वालिटी सर्विस, जो भी सर्विसेज हैं उन सभी को एक ही स्थान पर लेकर के आएगा। फायदा क्या होगा? इससे काम तेज हो जाएगा, फास्ट, पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और डिजिटल होने से अलग अलग कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑनलाइन और एक ही जगह पर हो जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा ये। तो आपको दोनों बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे पढ़ा सत्य पोर्टल के बारे में, उसको लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया किसका क्या काम होगा। अब इसी तरह से कुछ और पोर्टल या एप्लीकेशन से संबंधित बनने वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो कायका सेतु पोर्टल की हम बात करते हैं, इसको कर्नाटक ने लॉन्च किया था। अच्छा देखोगे यहाँ पे 3 खाने आपको मिलेंगे। यहाँ पे पोर्टल एप्लीकेशन के नाम है, किसने लॉन्च किया वो यहाँ पर आएगा, और मैंने शॉर्ट में यहाँ पे फिर भी लिख दिया है कि किसका क्या काम होता है। वैसे तो जब इनके बारे में मैंने आपको बताया होगा तब डिटेल में आपको समझाया था, लेकिन अभी शॉर्ट में लिख दिया ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट है उसके लिए सब नया नया है तो हल्का सा वीडियो को पॉज करके, या वैसे ये आपको PDF में मिल भी जाता है तो PDF में आप पढ़ सकते हैं आराम से कि किसका क्या काम है। तो कायका सेतु पोर्टल हमने देख लिया, कर्नाटक ने लॉन्च किया। गज रक्षक एप्लीकेशन मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल भारत सरकार ने, एसीनेट एप्लीकेशन को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रभा पोर्टल को RBI ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, AI चैटबॉट सारथी को हरियाणा सरकार ने, ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने और राइस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED लिस्ट 2025 में अमेरिका के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा स्थान। तो हर साल US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये LEED लिस्ट को जारी करता है। LEED का मतलब हो गया लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो ये एक ऐसी सूची है या एक ऐसा रेटिंग सिस्टम है जो ये बताता है कि कोई इमारत पर्यावरण के लिए कितनी सुरक्षित और ऊर्जा कुशल है।
ग्रीन बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, मतलब कोई बिल्डिंग बनाने में आपने इस तरह से वेंटिलेशन दे रखे हो कि चारों तरफ से हवाएं आ रही हो, जिससे कमरे ठंडे रहेंगे, तो एसी कूलर की जरूरत कम पड़ेगी। इस तरह से आपने लाइटनिंग के सोर्स या खिड़की दरवाजे ओपनिंग दे रखी हो कि हर कमरों तक जो नेचुरल लाइट है वो पहुंच रही होगी, तो लाइटें कम जलानी पड़ेगी, तो ऊर्जा की खपत कम होगी। तो ये सब चीजें एक बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाती है। जैसे कि बरसात के पानी के लिए आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है कि उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, मतलब नेचर से लेना, नेचर को यूज करना, तो उसे बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। तो उस मामले में कौन सा देश आगे है, तो उस हिसाब से ये रैंकिंग करता है। तो पहले स्थान पे चाइना को रखा, फिर भारत को रखा, फिर कनाडा को रखा। देखो इनके अनुसार ये बताते हैं कि हमेशा की तरह टॉप पर तो अमेरिका ही है भैया, लेकिन ये जो रैंकिंग जारी करते हैं ना, ये अमेरिका के बाहर के टॉप 10 देशों की रैंकिंग जारी करते हैं। मतलब इसमें अमेरिका को शामिल नहीं करते, ये खुद ही मान लेते हैं कि अमेरिका तो सबसे आगे। उसके अलावा बाकी जो टॉप 10 कंट्रीज है वो कौन है, उनकी ये रैंकिंग जारी करते हैं। तो उसमें पहले स्थान पर चाइना है, फिर अभी भारत को रखा है, तीसरे स्थान पर कनाडा को रखा है। ये टॉप 3 कंट्रीज आप ध्यान में रख लो, ठीक है। बाकी रैंकिंग तो आज मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी रिवाइज करवाई थी इंपॉर्टेंट। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जेली AIIP समुद्री 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन तीनों को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इनकॉइस ने, INCOIS। इसका मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, और इंग्लिश में बोलोगे तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका मुख्यालय आपको बता दूं हैदराबाद में है। इसकी स्थापना होती है 9 फरवरी 1999। काम क्या होता है इसका? समुद्र से संबंधित डेटा कलेक्ट करना और लहरों की ऊंचाई, सुनामी और तूफानी लहरों की सटीक जानकारी और पूर्व चेतावनी देना, और मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए सही जगह बताना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करता है। ये सारे काम यही करता है जो मैंने आपको बताया। और अभी 9 फरवरी 2026 को इसने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर चीफ गेस्ट थे इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन, और उन्होंने इस मौके पर इसकी 3 एप्लीकेशन या पोर्टल्स को लॉन्च किया। वो ये आपके सामने है, मैं हल्का हल्का इनका काम भी आपको बता देता हूँ। एक है जेली AIIP, तो ये एक तरह का पोर्टल ही है जिसका उद्देश्य है जेलीफिश की निगरानी और उसका प्रबंधन करने का काम करेगा ये। उसके अलावा दूसरा है समुद्र 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का काम क्या होगा कि मछुआरों को वास्तविक समय में समुद्री जानकारी और पूर्व चेतावनी दी जा सके। और तीसरा है सिवास, जो कि एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। मतलब जब भी गैर चक्रवाती बाढ़ आएगी, जो कि आ जाती है ज्वार भाटा के कारण, ज्वार में जब उछाल आता है उसके कारण पानी ऊपर आ जाता है, तो उन सब के बारे में अग्रिम चेतावनी यहाँ से इसके माध्यम से मिल सकेगी, क्योंकि ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, तो इन तीनों को लॉन्च किया इनकॉइस ने। अच्छा, इनकॉइस से याद आएगा आपको 2025 में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था संस्थागत श्रेणी में, वो इसी संस्था को दिया गया था, इनकॉइस को ही। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, अभी 2026 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में भी दिया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया गया। आपको बताना है दोनों के नाम कि किन किन को मिला है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पिछले बार जब ये दिया गया था मैंने आपको बताया भी था, ये प्रश्न एग्जाम में आया था इनकॉइस वाला। तो बताओ, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और कमेंट कर, पहला प्रश्न पूछा था संतोष ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता? सर्विसेज ने। मिलान अभ्यास का आयोजन ये कहां पर अभी किया जा रहा है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहां पर किया गया? गुजरात। अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 9 फरवरी को, जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक 45। और पढ़ाई विद AI पहल ये लॉन्च की हिमाचल प्रदेश ने। जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की? साने तकाइची। तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और सिटी यूनियन बैंक के MD CEO कौन बन गए? R विजय आनंद। और आखिरी प्रश्न था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन ये कहां पर किया गया? गुजरात में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? आंसर होगा CMS-03। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब आज का आपका होमवर्क प्रश्न